नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राज्यसभा चुनाव के तहत राजस्थान और महाराष्ट्र का मुकाबला अब काफी रोचक हो गया है। पहले राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में होने से 10 जून को होने वाले चुनावी मुकाबले में अब क्रॉस वोटिंग का डर मंडरा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को जयपुर बुला लिया है। बीजेपी विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जाएगा। सुभाष चंद्रा के आने से तीसरी सीट के लिए लड़ाई बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस भी सतर्क है। कांग्रेस में शामिल सभी बीएसपी के पूर्व विधायक उदयपुर भेजे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव से पहले की तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की निर्दलीय और छोटे दलों से बातचीत हो रही है। 8 जून तक विकास अघाड़ी के विधायक होटल में शिफ्ट होंगे। खरीद फरोख्त ना हो इसलिए विधायक होटल में रुकेंगे। महाविकास अघाड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से 3-4 निर्दलीय विधायकों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर कोई कहीं पर मजबूत स्थिति में है तब भी क्यों घबरा रहा है, और क्या जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो सारी सियासी गणित को बिगाड़ देगा। पहले हम पूरी खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा की जिन 57 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित थे, उनमें से 41 भर चुकी है। 15 में से 11 राज्यों में सांसद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब 10 जून को महाराष्ट्र की 6 सीटों, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान होगा। उसी दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इन 4 राज्यों में राज्यसभा के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर शिवसेना, एनसीपी या जेडीएस, सबको डर सता रहा है कि कहीं 10 जून को उनके विधायक गायब ना हो जाएं, कहीं तथाकथित गलती से गलत इंक ना चुन लें। ये डर बेवजह नहीं है। राज्यसभा के चुनाव अक्सर विधायकों के लिए रिजॉर्ट, होटल्स की सैर का मौका लेकर आते हैं। साम दाम दंड भेद हर तकरीब भिड़ाई जाती है। 2022 के राज्यसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की राजनीति में इन दिनों हॉर्स ट्रेडिंग, एलिफेंट ट्रेडिंग, बाड़ाबंदी प्रमुख कीवर्ड्स है। मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा के राजस्थान से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरने से समीकरण बदल गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी के शहर पर सुभाष चंद्रा मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो वोट कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो खरीद फरोख्त में शामिल होंगे। चंद्रा को बीजेपी का परोक्ष समर्थन है। बीएसपी ने अपने विधायकों के लिए व्हीप जारी किया है कि वो चंद्रा को वोट करें। ऐसे में अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस उन्हें उदयपुर ले आई है। सत्ताधारी कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब है G6 समूह। इनमें बीएसपी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हैं। बीएसपी के विधायक जीते तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर थे, मगर बाद में कांग्रेस के साथ आ गए थे। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के पास 71 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस 108 सीटों पर काबिज है। बीजेपी को उम्मीद है कि 13 निर्दलीय, 3 आरएलपी विधायक और 2 बीजेपी विधायक चंद्रा को वोट करेंगे तो वो जीत जाएंगे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को उदयपुर में जमा किया है, तो बीजेपी जयपुर में कैंप लगा रही है। हालांकि बीजेपी इसे ट्रेनिंग कैंप बता रही है, मगर होटल में अरुण सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर को नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। इसको बाड़ाबंदी कहें तो आप अपने हिसाब से कहें, पर निश्चित रूप से अब तक जितने भी राज्यसभा के चुनाव हुए, चुनाव के पहले हमने अपने सब एमएलए को एक जगह लेकर के वोट डालने के बारे में भी एक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। छोटी मोटी भी गलती हो जाती है तो जो काउंटिंग की गणित है वो बदल जाती है। तो एक तो वो नहीं हो, दूसरा क्या है कि सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। वहीं राजस्थान से निकलकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ने महाराष्ट्र में भी जगह बना ली है। यहाँ राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा के संख्या बल को देखें तो बीजेपी 2 सीटों पर, जबकि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार 3 सीटों पर जीत सकते हैं। 6ठी सीट के लिए हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को MVA का समर्थन है।
उनका मुकाबला बीजेपी के धनंजय महादिक से है। एनसीपी नेता छगन भुजबल की अगुवाई में एमवीए का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से मिला था। ऑफर था कि महादिक को रेस से बाहर कर दिया जाए तो पार्टी को विधान परिषद चुनाव में एक अतिरिक्त सीट दी जाएगी। एनसीपी के एक मंत्री ने बाद में कहा कि बीजेपी ने ऑफर ठुकरा दिया और वैसा ही ऑफर एमवीए के आगे रखा, जिसे शिवसेना ने खारिज कर दिया। शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को 8-9 जून को मुंबई के 5 स्टार होटल में रहने को कहा है। बाकी पार्टियां भी इसी रास्ते पर हैं। जबकि कर्नाटक में केवल कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यहाँ की 4 सीट के लिए 6 उम्मीदवार हैं। चौथी सीट के लिए मुकाबला तगड़ा है। इस सीट के लिए किसी पार्टी के पास पर्याप्त वोट नहीं है, मगर उम्मीदवार सब ने खड़े किए हैं। सबको पता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ऐसे में सभी एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने में जुटे हैं। बीजेपी ने उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों पर डोरे डाले हैं। बातचीत जारी है कि वो पार्टी के उम्मीदवार लहर सिंह सिरोया के लिए वोट करें। वहीं कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें जेडीएस विधायक जीटी देवगौड़ा, एसआर श्रीनिवास, शिवलिंगे गौड़ा और एटी रामास्वामी पर टिका रखी है। 2016 के राज्यसभा चुनाव में जेडीएस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि उनका एक भी विधायक इस बार नहीं टूटेगा। Rajya Sabha, let us see. All the 3 parties are working out to win the election. Ultimately, what will happen? We have to wait for that. There is no coalition. All the 3 parties fighting each other. हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की राह आसान नहीं है। विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक कुलदीप बिश्नोई के बीच तलवारें खींची हुई है। बिश्नोई तो संकेत दे चुके हैं कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उन्हें मनाने के लिए आला कमान कोशिशें कर रहा है। राज्य में कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और जीत के लिए सबका एक को ही वोट करना जरूरी है। पार्टी ने यहां से अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। अगर कांग्रेस की अंदरूनी कलह 3-4 दिन में दूर नहीं हुई तो फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी का एक सीट जीतना तो तय ही है। दूसरी के लिए माकन का मुकाबला निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा से है, जिन्हें बीजेपी और जेजेपी ने समर्थन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जब एक निर्दलीय उम्मीदवार आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला काफ़ी रोमांचक हो जाता है। सीटें जितनी हैं उससे ज़्यादा प्रत्याशी, और अब ये देखना है कि कौन कितना मजबूत नज़र आता है, किसको अपने विधायकों पर कितना भरोसा है। विधायकों पर भरोसा है या फिर अपनी रणनीति पर, किसकी रणनीति कामयाब होगी, किसकी फेल होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भरत सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां भी कांग्रेस घबरा रही है। ऐसा क्यों कि बाड़ेबंदी शुरू हो गई? आपको विधायकों से ज्यादा रिजॉर्ट पर भरोसा? रविंद्र जी, ये बाड़ेबंदी जो आप कह रहे हैं ये हर बार हर चुनाव में होता है और ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के ऊपर एक तरफ से मीडिया का आरोप है कि बाड़ेबंदी शुरू की गई है। देखिए, हम महाराष्ट्र में, मैं मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे भी इसी तरह से भाजपा ने अपने सारे विधायकों को होटल में ठहराया हुआ है। राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ भी भाजपा ने अपने सारे जो हैं विधायक उनको भी होटल में ठहराया हुआ है। तो क्या होता है कि हम सभी एक साथ में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। अगर कुछ गलत फहमियां हैं किसी के बीच में, वो भी दूर हो जाती है और 1-2 दिन मुलाकात भी हो जाती है, बात व्यवहार भी हो जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हमें घबराहट है या हमें कोई तकलीफ है या हमारे विधायक टूट के कहीं जाने वाले हैं। हम कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं सब हम साथ में हैं और जो हमें समर्थन दे रहा है, आपको भी बता दूं कि जो हमें समर्थन दे रहा है, पार्टियां समर्थन दे रही हैं, वो भी हमारे साथ है। अब भाजपा को इस पे घबराहट जरूर है। भाजपा को कहाँ घबराहट है? महाराष्ट्र में घबराहट है, राजस्थान में घबराहट है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में भी घबराहट है, राजस्थान में भी घबराहट है। देखिए, भाजपा तो यहाँ घबराई हुई है। इसी वजह से जो है वो ईडी और सीबीआई को जो है कुछ विधायकों को जो है परेशान करने में लगा दी है। तो निर्दलीय विधायक है जो सोच रहे हैं कि डर के मारे आ जाएंगे। तो ये घबराहट नहीं तो और क्या कहेंगे रविंदर जी इसे।
अगर आपको निष्पक्ष चुन, देखिए महाराष्ट्र की अपनी एक संस्कृति रही है, महाराष्ट्र में हमेशा कभी भी इस तरह से जब चुनाव हुआ है तो वो निष्पक्ष रूप से हुआ है, विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ है। ये पहली बार हो रहा है कि भाजपा जब से 2014 से 2022 तक और पहली बार महाराष्ट्र में राज्यसभा का जब चुनाव हुआ है तो निर्विरोध नहीं हो रहा है, उसमें अपक्ष का कोई न कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। अगर हम ये आपकी बात मान लेते हैं भरत जी कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है कांग्रेस के सामने या महाअघाड़ी के सामने, तो फिर जो तीन लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था फडणवीस जी से, वो क्या था? वो इसलिए था कि जो एक महाराष्ट्र उसमें तो बड़ी बातें भी की गई थी कि आप इधर ले लीजिए, उधर से जरा ठीक कर दीजिए, जवाब भी मिल गया होगा आपको उसका। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र का अपना एक जो है ये राजशिष्टाचार चाह रहा है कि कभी भी अगर कोई भी चुनाव इस तरह से हुआ है तो न भाजपा की तरफ से कोई खड़ा किया गया है न कांग्रेस की तरफ से। याद करें प्रमोद महाजन जी जब थे तो उन्होंने किस तरह से अगर कभी खड़े हुए तो हमने उनको समर्थन दिया है, मदद किया है, या हमारे तरफ से कोई खड़ा हुआ तो कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है तो हम उसी को समझाने के लिए हमारे जो नेता थे गए थे फडणवीस जी को बताने के लिए कि देखिए हमेशा शिष्टाचार से ये सब बातें जो सुलझाई जाती थी और इस तरह से कभी हुआ नहीं है, तो क्यों इसको जो है खड़ा किया जा रहा है, तो अगर हो सके तो न खड़ा किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम तो भाई लड़ेंगे, हम खड़ा करेंगे। तो भाई उनके पास तो वोट नहीं है, खड़ा क्यों कर रहे हैं आप? खड़ा कर रहे हैं यानी कि आप फिर जो है खरीद फरोख्त की बात करेंगे, आप जो है डराने धमकाने की बात करेंगे। जब आपके वोट नहीं है तो आप किस तरह से खड़ा कर रहे हैं? सवाल तो ये भी उठता है ना। ठीक है, सवाल तो ये भी है। ठीक, तो आपकी इस बात के जवाब ले लेते हैं। आलोक वत्स जी, प्रमोद महाजन का एक उदाहरण दिया कि अक्सर पिछली परंपराएं ये कहती हैं कि जब भी इस तरह की बात आती थी तो हम आपस में समझ बूझ से काम ले लेते थे, लेकिन बीजेपी ने उन सारी परंपराओं को तोड़ दिया है। बीजेपी को सियासत ज्यादा प्यारी है, उसे हर जगह गणित नजर आती है। नहीं, गणित में अगर हमारे पास ज्यादा है इनको छोड़ देना चाहिए। हमारे पास तो 22 + 7 29 है, इनके पास तो 26 ही है। तो एक खरीद फरोख्त तो ये करेंगे 16 आदमी का, हमें तो सिर्फ 13 वोट चाहिए जो हम ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं धमका रहे हैं आप लोगों को, अगर ऐसे ही आप मजबूत नजर आ रहे हैं तो ऐसे ही ले लीजिए अपने खेमे में। कैसे जाएगा? ये बातें तो आज से क्या कितने वर्षों से लग रही है। ईडी सीबीआई इस काम इस्तेमाल करते हैं। अरे जिस पर हमने इस्तेमाल किया उस आदमी को कहिए ना, आपके टेलीविजन पे आके बोले कि हमको ईडी वाले ने फोन करके धमकाया था। कह देने से थोड़ी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है तो मेरी बात मान लीजिए। अगर कहने से सिर्फ हो जाए तो ब्रिंग एन एग्जाम्पल। अच्छा, और दूसरी चीज रविंदर जी, ये किसको नहीं मालूम है कि राज्यसभा के चुनाव में साम दाम दंड भेद होता है, तो बीजेपी कर रही है वो होता है। जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसा? हाँ? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास वाला पार्टी है। हम तो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। नहीं, साम दाम दंड भेद अपना रही है या नहीं? आपने कहा कि साम दाम दंड भेद अपनाया जाता है, तो यहाँ अपना रही है ना अभी? मैं इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप मुझसे सच्चाई बोलने से मना करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने मना नहीं किया, आपने ही इस्तेमाल किया कि साम दाम दंड भेद सदियों से होता है। इसका मतलब भाजपा कर रही है यहाँ पर। सदियों से ये चीजें होती रही है जी, और अभी भी होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके के व्यापार में लिप्त नहीं रहते हैं। ये जो लोग करते हैं, जिनके पास धन बल है, लाखों करोड़ों रुपया लुटा हुआ है इंडियन एक्सचेकर का, वो सब ये काम कर सकते हैं। हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं। इस बार तो धनबल किसी आपके पास ही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। ये आपको कहा सबसे मजबूत पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, हम क्या कह रहे हैं सर? सुर्खियां बताती हैं मजबूत पार्टी नहीं, मजबूत पार्टी इन टर्म्स ऑफ कार्यकर्ता जी। ठीक, हिंदुस्तान का नहीं, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है जी रविंदर जी। ठीक है, साम दाम दंड भेद सबकी बात करी, धनबल की बात करी, तो क्या लगता है कि इस समय कांग्रेस भी इसी तरह का इस्तेमाल कर रही है और आपको सबसे ज्यादा घबराहट हर जगह हो रही है? रविंदर भाई, मैं फिर से कह दूं कि हमें कोई घबराहट नहीं है, और जो सच्चाई होती है वो जुबान पे आ जाती है देर सवेर। आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आलोक जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने ये कबूल कर लिया
कि राज्यसभा चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, तो उसमें साम दंड भेदभाव का तो चलन और प्रचलन तो आ ही जाता है। तो ये इन्होंने एकदम सही कहा, मैं इनकी बातों से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि हमेशा भाजपा ने ठीक किया है पिछले 8 सालों में कि हमेशा जो है साम दंड भेदभाव। अब साम का मतलब ये होता है कि जो हिसाब से कि वो समझाना होता है। पहले इनके नेता जो है फोन फान करके समझाते हैं कि देखिए आप समझ जाइए, आप हमारे पंक्ति में मत पड़िए, आप हमसे दुश्मनी मत कीजिए, अगर आप दुश्मनी लेंगे तो इसका भुगतान आपको करना। फिर उसके बाद आता है दाम। फिर ये कहते हैं कि भाई अब समझाने से नहीं समझे तो दाम लगाते हैं। फिर ये दाम लगाते हैं विधायक की या उस सांसद या उस मंत्री की कि भाई आप हमारी तरफ आते हैं तो ये आपको ये ऑफर दिया जाता है, कहीं मिनिस्टर बना दिया जाएगा, कहीं आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कहीं कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, कहीं विधायक बना दिया जाएगा। तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं और आपको लगता है कि मजबूत है आपके सारे विधायक, आपको उन पर भरोसा है, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही? क्योंकि एमवीए की बात करें, महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें, तो ये भी खबर सामने आई है कि कई होटल ऐसे हैं जहां पर कमरे देखे गए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ बुक कराए हैं। मैं पूरी बात का भी पता लगाना चाह रहे हैं। जो साम दंड भेदभाव का साम और दाम का तो लग गया, अब उसके बाद में और एक बचा है साम दंड का। दंड के लिए इनके पास जो है ऐसा वो सीबीआई और ईडी का एक इनके पास दंड का एक ऑप्शन रखा हुआ है। जैसे कि हम कोर्ट पे रहते हैं तो दंड के लिए जज बैठता है और मानता है कि खामोश आवाज कम हो जाए तो दंड रखा हुआ है। वो दंड ये सीबीआई और ईडी है। अगर इसके बाद में भी ये फेल हो जाते हैं तो भेदभाव यानी कि झगड़ा लगाना, किसी तरह से फूट डालना, ये इनका काम है। तो इन्होंने सही कहा कि साम दंड भेदभाव का जो तरीका होता है ये सब अपनाते हैं। उसमें अगर हो जाते हैं तो सामने वाला विपक्ष होता है, चाहे कोई भी पार्टी होती है, वो जीत जाती है। और जीतने के बाद क्या कहते हैं, तो कांग्रेस जी भी जब सत्ता में थी तो इस तरह के आरोप उसके ऊपर भी लगते रहे थे। तो देखिए हम आरोप लगाना, ये स्वीकार कर रहे हैं ना सुरेंद्र भाई, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा किया है तो बता दीजिए कि हमने किया है। भाई आरोप लगाना उसको, देखिए हम आरोप लगाते थे, ये तो कह रहे हैं कि हाँ हम तो करते हैं, ये तो कर ही रहे हैं ना। और तो होटलों के अंदर भाजपा ने घुसपैठ कर लिया है, तो भाजपा में फिर वो कह रहा हूँ ना कि कुछ लोगों को भाजपा ने बहुत लोगों को तोड़ के रखी है कि आप जाइए किसी तरह से खरीद फरोख्त करके हमारी सीट को लाइए। और एक चीज जो भाई आलोक भाई ने बातों से तो यही मतलब निकाला जाए ना, कहीं ना कहीं हल्की घबराहट आपके अंदर है इस बात को लेकर। फिर मैं एकदम आपके निश्चित मैं एक सवाल होता, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये जो कहा था कि हमारे पास 22 विधायक है महाराष्ट्र में। मैं आपको बता दूं कि हम महाविकास आघाड़ी की जो हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, हम 28 लोग हैं। इनके पास 22 है, हमारे पास 28 है। तो ज्यादा संख्या बल किसकी हुई? 14 जो है वो शिवसेना के हैं, 2 जो है हमारे पास बचते हैं, 12 जो है एनसीपी के पास बचते हैं। तो 28 तो इसी तरह से हो गया। फिर उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी के 3 वोट हो गए, उसके बाद में 2 जो है एमआईएम के वोट हो गए, और ऐसी तरह से और 2-2, 3-3 वोटे हैं, जिसको मिला के हम जो है 44 के आंकड़ा को पार कर रहे हैं। अब इनके में घबराहट ये है कि किसी तरह से इनको तोड़ा जाए, और इसी वजह से 2-4 विधायकों को जो है ईडी के मार्फत जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है। और कुछ लोगों को तो देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद फोन करके कहा है कि भाई आप हमको वोट डालिए, उसके बदले में क्या चाहिए आपको, साम दंड भेदभाव जो चाहिए हम सब देने को तैयार है। ठीक, आलोक जी, अब तो पहले जैसी स्थिति भी नहीं रही कि कोई गुप्त मतदान कर दे जाके। अब तो बहुत सारी नियम कायदे बदल गए, अब तो दिखाना पड़ेगा मतपेटी में डालने के लिए। फिर भी उनका कहना है कि घबराहट आपको हो रही है, सारी सियासी गणित आप लगाते हैं, सारी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो घबराहट आपको उनको नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा कि इनको कहिए कि अगर हमने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है तो किसी एक आदमी को समझ लिया है ना, एक आदमी से वक्तव्य दिलवा दे। इनका हरियाणा में हुडा डे और सार्वजनिक फटकार मिला है उनके ऊपर, तो कह रहे हैं कि हम की आवाज बैठ गई। उस पर इनका क्या कहना है? जी, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अंतरात्मा की आवाज भरत जी, वो भी नहीं मानेंगे, वो अंतरात्मा की आवाज से। आलोक जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो
आपकी बात का आलोक जवाब, भाई, आप ही की बात का जवाब दीजिए। आलोक भाई, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से होता है वो बता देता हूं। पहली बात कि समीर वानखेड़े का नाम आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है, वो आपके एजेंसियां ही अब कार्रवाई करने लगी। महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने तांडव पिछले 5-6 महीने में किया था, हमारे मंत्री नवाब मलिक जी ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाया था, वो सारे चीज साबित हुए। ठीक है। दूसरा आपको बता रहा हूँ केंद्रीय एजेंसियों का, जो यहाँ पे आपके जो एक पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी हैं, उनके ऊपर जब FIR होता है तो वो भाग के जाते हैं और दिल्ली में छुप जाते हैं, जिनको जेट प्लस। तो आपको लगता है मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं? जी एकदम मजबूत, एकदम रविंदर जी, एकदम मजबूत स्थिति में। घबराहट जो है ना, वो भाजपा के खेमे में है। भाजपा इसलिए में चिंता में है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां पे अपने आकाओं से कह दिया है कि अगर मैं इस बार सीट नहीं ला सका, देखिए उनका एक बार पहले भी दांव फेल हो गया था, जब उन्होंने अजित पवार को सुबह 5 बजे राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया था उप मुख्यमंत्री का, वो दांव फेल हो गया। फिर भी उन्होंने रिस्क लेके ये फिर एक बार विश्वास दिलाया है कि इस बार जो है मैं जो है चौथा जो है सांसद। ठीक है, समय आने पर पता लगेगा कि जब 10 तारीख आएगी तो किस तरफ क्या चीजें नजर आएंगी और सब पत्ते खुल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल चुनावी रोमांच बढ़ रहा है और हर किसी की नज़र अब 10 तारीख पर है। देखना ये होगा कि जब सारी चीज़ें सामने आएगी तो किसका पलड़ा भारी नजर आएगा। लेकिन अपनी जुगत लगाने में दोनों दल तैयार हैं। रिजॉर्ट विधायकों से ज़्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।